नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन है और आज कांग्रेस ने देश भर में जय हिंद यात्रा निकाली। अपना समर्थन जो हमारे सैन्य बल है उसको देते हुए, जितनी भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको समर्थन देते हुए कांग्रेस ने एक बड़ी जय हिंद यात्रा कांग्रेस के जितने दफ्तर है देश से वहां से निकाली है और सब हाथ में तिरंगा लेकर उन्होंने आर्म फोर्सेस को अपना समर्थन दिया है। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, इसकी पोस्चरिंग क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय विंग कमांडर अनुमा आचार्य जो कि कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, हमारे साथ है। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि ये जो जय हिंद यात्रा निकाली गई है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि एक ऐसे समय में यात्रा निकालना जब चीजें एस्केलेट कर रही हैं और चीजें, कई लोग ये बोल रहे हैं कि जैसी पहले दिन थी वैसे नहीं है, चीजें और गंभीर होती जा रही हैं। जी अनुमा जी। जय हिंद नीलू जी। और जय हिंद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी ये जाहिराना तौर पर देश के रक्षा बलों के साथ मजबूती से खड़े होना और सॉलिडेरिटी ये दिखाना चाहती है। वैसे भी इस देश की सेनाओं को जो सम्मान मिला है वो पिछले 70 सालों में जो मिला है उसमें सेना को मजबूत करना, सेना को वायुसेना तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनी थी और सेना भी 5वें नंबर की सबसे बड़ी वायुसेना है। पाकिस्तान दूर दूर तक भी कहीं हमारी सेनाओं के सामने नहीं है। पिछले कुछ दिनों से देश में माहौल एक तरफ हिंदू मुस्लिम का हुआ और दूसरी तरफ उसका फायदा उठाकर दूसरे देश ने हमारी अखंडता पर हमला करने की कोशिश की। तो जहां हमने एक तरफ देखा कि सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने उसको संबोधित किया, वो बहुत बड़ी मैसेजिंग थी कि पाकिस्तान को यह मालूम हो कि हमारा देश अंदर से एक है, हमारे यहाँ धर्म, सारे धर्म के लोग हमारी सेना में हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी शर्त हमेशा सरकार का साथ देने की बात कही। सारे विपक्ष ने सरकार के साथ रहकर ये कहा कि चाहे कुछ भी हो पूरा भारत एक है। और यही चीज उसको और भी स्पष्ट तरीके से बताने के लिए ये जय हिंद तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकली है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि ओडिशा से, बिहार से, हर जगह से अलग अलग सोशल मीडिया पर हम ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़े जोश से रक्षा बलों के साथ रहने की, अपनी सॉलिडेरिटी को, प्रतिबद्धता को बताने की ये यात्रा पूरे देश में निकाली है। जी। लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति बन रही है इस समय, आज तीसरा दिन है, आपको क्या लग रहा है कि क्या चीजें इस तरह से एस्केलेट कर गई हैं कि वाकई में अब एक चिंता की बात है? क्योंकि आज होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को इमरजेंसी पावर्स इन्वोक करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो पावर्स हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसमें नागरिकों से कहा जा सकता है कि भाई आप इतने बजे नहीं निकलेंगे। अगर आपको खर्चे कुछ करने हैं तो उसके लिए भी फाइनेंशियल पावर्स हैं। तो ये जो सेक्शन 16 है डिफेंस रूल्स का, उसको इन्वोक किया गया है। तो और ये ताकत किसी भी सरकार को होती है। उनको ये अपने आप से वो शक्ति है कि वो इस समय ऐसे अननेचुरल टाइम में वो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको लेकर क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं अनुमा जी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि इस तरह का इमरजेंसी पावर वो करने का जो निर्णय सरकार का है, इसमें क्या हो रहा है उसको समझते समझते थोड़ा वक्त लगेगा। इमीडिएटली इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन उसी समय मैं ये कहना चाहूंगी कि फिलहाल हमें देखना होगा कि किस रुख हवा चल रही है। ये जिस तरह से कल हमने पाकिस्तान का रवैया देखा और जहां एक तरफ हमने पाकिस्तान के जो उन्होंने जो हमारे शहरों के ऊपर निशाना लगाया था उसके ऊपर हमने उनको नाकाम किया, वहीं दूसरी तरफ हमने उनके एयर डिफेंस रडार को खत्म किया, उसके ऊपर सही सटीक निशाना लगाया। और वो सब करते हुए हमने नागरिक उड्डयन जो चल रहा था उसकी उड़ानों के ऊपर किसी तरह का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तो ये हमारा रवैया है। लेकिन सरकार ने इस समय ये जो इवोक किया, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचते हुए मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकती हूँ। 2-4 दिन में समझ आएगा कि इसका मतलब क्या था। क्या पाकिस्तान को हम पूरी तरह पाकिस्तान अपने बिल में जाके घुस चुका है
ये भी हमको 2-3 दिन में पता चलेगा। और आगे आने वाले कुछ दिनों में किसी भी तरह का लापरवाह कमेंट या कोई भी ऐसी चीज जिसमें उन्माद भड़कता हो, लोगों की भावनाएं एकदम से आगे बढ़ जाती हो, इन सबको हमें थोड़ा सा समझ के चलना होगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस समय कोई कमेंट मैं भी नहीं देना चाहती हूँ। इसको हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति में वही करना चाहिए। जी। एक चीज और भी है, आज जय हिंद यात्रा से ही संबंधित है, क्योंकि आज कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाली। और इसके पहले कांग्रेस के ऊपर जब 2019 में जब बालाकोट हुआ था, तो उस समय सबने कहा कि अरे देखिए ये तो सबूत मांग रहे हैं, और इस बार वो चीज नजर नहीं आई। तो क्या वो जो एक आरोप कांग्रेस पर पहले लगता था, हालांकि मैं पर्सनली तौर पर मैं नहीं मानती हूँ कि उस समय कोई सबूत मांगने का काम कांग्रेस ने किया था, लेकिन क्या उस चीज से उभरने की भी कोशिश एक तरीके से की है? इसमें पॉलिटिकल पॉस्चरिंग क्या है? केवल और केवल सेना को समर्थन देना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर यात्रा के पीछे एक कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जरूर होती है। बीजेपी भी अपनी पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस भी अपनी पॉलिटिक्स करती है। तो आज इसके पीछे का जो पॉलिटिकल उद्देश्य है वो क्या है? क्या उस स्टेन से बाहर आना, कि ये कहा जाता था कि भाई अरे आप लोग तो सबूत मांग रहे हैं, और तमाम तरीके के आरोप उस समय कांग्रेस के ऊपर लगे थे जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। तो इस बार कांग्रेस ने वो गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़ी, और डे वन से ही या बिल्कुल शुरुआती फेज में ही कांग्रेस ने ये प्रूव कर दिया कि भाई हम भी उतने ही पेट्रियोटिक है, इसके पहले कि कोई और उंगलियां उठाए। जी अनुमा जी। इसे मैं राजनीतिक परिपक्वता समझती हूँ कि कांग्रेस ने जो भी स्टेप लिया वो बिल्कुल वही लिया जो एक इस देश की राजनीति में अपेक्षित है। क्योंकि जब बालाकोट हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, तो सबसे बड़ी अपरिपक्वता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाई थी, जिन्होंने संख्याएं बोलना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई। जबकि मुझे याद है एयर चीफ मार्शल धनोआ ने पूरे लोगों के सामने सामने आकर कहा था कि हमें जो टारगेट दिया था हमने वहां उसे ध्वस्त किया, और जब लोगों ने संख्या पूछी तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। तो भारत की वायुसेना ने बहुत मेच्योरिटी दिखाई थी, लेकिन उस तरह की बातें जब सत्ता पक्ष की तरफ से की गई थी, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जब सेना नहीं बोल रही है किसी प्रमाण संख्या के बारे में, तो आप कैसे बोल रहे हैं? वही चीज हमारे खिलाफ चली गई थी। और बीजेपी का जो मीडिया तंत्र है, आप जानती हैं सोशल मीडिया पे कुछ 27 लाख या 64 लाख कुछ लोग कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें अगर हम 250 जोड़ते जाएं हर ग्रुप के हिसाब से, तो ये गलत बयानी बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच गई थी। इस बार ऐसा कोई मौका नहीं मिला है। उसके बाद भी हमने देखा सत्ता पक्ष के कुछ लोग और कुछ घटिया मीडिया चैनल कहीं विपक्ष को गद्दार बोल रहे हैं, कहीं उस तरह की टैगलाइन चला रहे हैं। मैं आप ताज्जुब करेंगी, या अब तो खैर ताज्जुब भी नहीं होता, कि पिछले करीब 10 दिनों में जिस तरह की टैगलाइन हमने कुछ मुख्यधारा के चैनल्स पर देखी है, वो सोच के लगता है कि उनको विपक्ष से प्रॉब्लम है या पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। दोनों चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती। इस तरह की जो टैगलाइंस उन्होंने चलाई कि विपक्ष क्यों परेशान है, हुक्का पानी बंद, फिर उसके बाद जैसे वो कहते हैं कि जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल, तो इस तरह की ढाई मोर्चे की जंग, विपक्ष किसके संग, भारत में दम, विपक्ष को क्यों भ्रम, इस तरह की टैगलाइन वो फिर भी चलाते गए। तो आज मैं एक मुख्यधारा के चैनल पर थी और मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगर इस बात को हीरोइन जोशी सुन सकते हैं तो उनसे भी मैं अपील करूंगी कि इस तरह की उन्मादकारी टैगलाइंस को और विपक्ष को अलग बताने वाली टैगलाइंस को खत्म किया जाए। कांग्रेस ने बहुत साफ संदेश दे दिया है कि कहीं पर भी वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, सरकार जो कर रही है कांग्रेस उसके साथ है। सरकार इसका शायद ये लाभ ले रही है कि विपक्ष उसके पास है, तो उसने ये जो नया जो एक्शन लिया है, अब उसका क्या असर है वो सब हमको कुछ दिनों के बाद ही देखने को मिलेगा। हो लेकिन सकता अनुमा है जी, एक चीज और भी है। आपने कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं, सरकार से हम सवाल नहीं पूछेंगे। इस समय यही चीज एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई ठीक है, इस समय आप बहुत ज्यादा सवाल मत करिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगेंगे कि आप लोग नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। लेकिन मेरा एक सिंपल सा आपसे पूछना है, हो सकता है आप इस पर और थोड़ा सा रोशनी डाल सकें, कि हम सरकार से किस समय तक सवाल नहीं पूछें? क्या इसकी कोई मियाद है, इसका कोई टाइम लिमिट है? क्योंकि अगर जब इस तरीके के अंकुश लगते हैं और इमरजेंसी पावर्स अगर आप इन्वोक कर रहे हैं, और मान लीजिए कि और आज आज डिफेंस मिनिस्ट्री की एक एडवाइजरी भी आई है जिसमें कहा गया है कि मीडिया लाइव ऑपरेशंस नहीं दिखाएगा,
और अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कई मैं देख रही हूँ, कई तो यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर भी दिया गया है, आज वायर को भी ब्लॉक किया गया, उनका जो पोर्टल है, और कुछ छोटे चैनल्स मेरे संज्ञान में आए हैं, उनको भी ब्लॉक किया गया है। तो क्या अब हम सरकार से कोई भी सवाल करना छोड़ दे? आप तो एक विपक्षी दल से हैं, मैं एक मीडिया के फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ। आप या हम, आप जनता की आवाज उठाती, हम भी जनता की आवाज उठाते, तो हम कब तक सवालों पर अंकुश लगाकर बैठे? इसका कोई जवाब है आपके पास? मैं आपसे पर्सनली भी पूछ रही हूँ इस बात। देखिए, जहां हम ये सोच रहे थे कि मीडिया पर सरकार लगाम कसेगी, मुख्य धारा के मीडिया पर जो इस तरह की टैगलाइन चलाता है कि लाहौर ध्वस्त हो गया, इंडियन नेवी चली गई, ये सब तो हुआ ही नहीं था ना। तो इन पर जहां रोक लगनी चाहिए थी, ऐसी गलत बयानी पर, पोस्टर लगने पर जहां रोक लगनी चाहिए थी, वहां सरकार ने और खास तौर पे गृह मंत्री ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिस पर विश्वसनीयता पर सोचने में तो जरूर आता है। क्योंकि जिस तरह का 11 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का एक पैटर्न रहा है, उसमें वे हमेशा आवाजों को दमित करते आए थे। लेकिन आज चूंकि पाकिस्तान के साथ हमारा आतंकवाद को खत्म करने की एक बहुत अहम लड़ाई हो रही है, तो अब सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके हिसाब से तो जब तक इसे कॉल्ड ऑफ नहीं किया जाता, तब तक सरकार चाहेगी कि उनसे सवाल ना पूछे जाएं। सेना के अपने एक्शंस पर भी मैं समझती हूं सरकार को ये रवैया लेना चाहिए था कि सेना क्या कर रही है, सेना किस राह आगे जा रही है, उसके ऊपर भी, चाहे वो सही बयानी हो चाहे गलत बयानी हो, दोनों नहीं होना चाहिए। तो उस पर अगर सरकार कुछ करती तो हमें लगता कि अच्छा किया है। लेकिन अब जो किया है उसका आगे चल के क्या परिणाम होते हैं, क्या उसका कोई दुरुपयोग किया जाता है, इसके ऊपर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि वो होना शुरू ना हो जाए। जिन लोगों को बैन किया है, जिन चैनल्स को बैन किया है या प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है, ये साफ दिखता है कि वे लोग सरकार से थोड़े तीखे सवाल पूछते थे और सरकार कभी भी इस तरह के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं रही। लेकिन आज का जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हमारी परिपक्वता इस बात में है कि जो हो रहा है उसके परिणामों के ऊपर विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय कम से कम हम जरूर लें। आपने कहा 2-3 दिन का समय ले, मान लीजिए कि ये जो इमरजेंसी की पावर्स हैं इनको एक लंबे समय तक अगर रखा गया, मान लीजिए, मैं खाली गुंजाइश कह रही हूँ, भगवान न करे कि कभी इतना लंबा कोई ऑपरेशन चले और सब हालात जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए, लेकिन मन में एक बार तो ये ख्याल आता है ना कि मान लीजिए कि ये इमरजेंसी का जो पीरियड है ये बहुत लंबा हो गया, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? क्या इस समय ये जो पीरियड है इसका इस्तेमाल कांग्रेस, जो बीजेपी है या जो मौजूदा सरकार है, वो क्या इसी तरीके से चैनल्स को बैन करने के लिए इस्तेमाल करेगी? और जब सारे सवाल पूछने वाले चैनल्स जब बैन हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद इमरजेंसी पीरियड भी लिफ्ट हो जाएगा, हम सब अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे और फिर देखेंगे कि भगवान भरोसे जब आएगा तब आएगा। तो क्या ये इस बात का डर है, इस बात की शंका है? आई होप ऐसा ना हो, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पीरियड को इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। हालांकि हम लोग सब सवाल खड़े करते रहे हैं सरकार से और इस पीरियड में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन एक शंका, एक डर, एक भय इस चीज को लेकर है। नीलू जी, मुझे लगता है कि जब तक सेना के ऑपरेशंस जारी हैं तब तक हमको थोड़ा सा दम साध के देखना ही है, क्योंकि सेना क्या एक्शन ले रही है और वो कब तक चलते हैं, तब तक थोड़ा सा हमें संभलना पड़ेगा और सोचकर देखना पड़ेगा कि सेना के ऊपर इसका कोई गलत असर तो नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी हैंडल हमारे सोशल मीडिया से चीजें निकाल कर जब चलाते हैं तो हमारे अपने चैनल उन लोगों को गद्दार कहने लगते हैं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के ऊपर आपत्ति करें और अपने व्यक्ति के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हों। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ऑपरेशंस ऑन गोइंग हैं, तब तक हमको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, अपनी समझ बनानी पड़ेगी। और उसके बाद तो जब वो खत्म होता है तो उसके बाद तो सवाल भी हम जैसे पूछते आए हैं पूछेंगे ही, जरूर पूछेंगे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है और उसमें ये जो पावर्स रिवोक किए गए हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर कोई टिप्पणी करने से पहले मैं इसे 2-3-4 दिन तक समझना चाहूंगी। नहीं, ठीक है, आपका कहना है कि हम देखते हैं कि चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी, और अभी जब तक ऑपरेशंस चल रहे हैं तो हम सेना के साथ
खड़े रहेंगे और सेना का मनोबल भी बढ़ाएंगे। कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे कि कोई भी तरीके से उसका बेजा इस्तेमाल हो सके। लेकिन सवाल एक जगह आता है कि हम सब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर तो अंकुश लगा दिए जाएंगे, किसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन कल रात जो पूरी रात गोदी मीडिया ने उल्टी सीधी खबरें चलाई, उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? क्या आज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को या डिफेंस मिनिस्ट्री को क्या ये सब उनसे पूछना नहीं चाहिए? क्या उनके हैंडल्स को ब्लॉक नहीं करना चाहिए? क्या उनके सैटेलाइट चैनल्स को नोटिस नहीं भेजनी चाहिए? अगर वो ये चलाते हैं कि भाई इस्लामाबाद ध्वस्त हो गया या फिर कराची पोर्ट ध्वस्त हो गया, कुछ या फिर इसके लिए उनको खुली छूट है, वो चाहे जैसे भी गलत खबरें चलाएं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 11 सालों में मीडिया को ऐसा उन्माद फैलाने के लिए अथॉरिटी दे दी गई है। ऐसे में जो गांव के लोग हैं, जो छोटे-छोटे कस्बों के लोग हैं, उन तक यही मीडिया देखा जाता है और ये उनके अंदर एक फर्जी राष्ट्रवाद की भावना भरता है। तो कल जो हुआ उसके बाद मुझे कम से कम 10 तो फ़ोन मेरे अपने एरिया से आए कि दीदी क्या लड़ाई हो गई है? क्या हमने ऐसा कर दिया है? क्या वैसा कर दिया है? मैं एक ज़िम्मेदार भारतीय वायुसेना की अधिकारी रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस तरह की चीज़ें सेनाएँ कभी बाहर नहीं बताती। अब मीडिया ने जिस तरह का कल माहौल फैलाया, वो बहुत ही इमैच्योर है, बहुत ही ऐसा नासमझी का काम है और सरकार को इस नासमझी से शायद फ़ायदा होता लगता है। तो सरकार उनके साथ कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करती। मैं देखती हूँ कि सोच और समझ का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि जैसे ही आप कोई सनसनीखेज न्यूज़ फैलाते हैं, तो लोग उसको सच मान लेते हैं। उसका फैक्ट चेक कम लोग करते हैं। तो इस सनसनी फैलाने की और लोगों के बीच में ये गर्मी बने रहने के लिए अगर सरकार कुछ करेगी नहीं, तो इसका नुकसान हमारे देश को और भी बड़ा हो सकता है। सरकार को बार-बार हम सोचते हैं कि वो थोड़ा मैच्योरिटी से काम करेगी, विपक्ष की मैच्योरिटी दिख रही है, यूट्यूब चैनल्स की मैच्योरिटी दिख रही है, सेनाओं की मैच्योरिटी सबसे पहले दिख रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मैच्योरिटी के दिखने का इंतज़ार हम आज भी कर रहे हैं और हम हमेशा करेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अनुमा जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।